bell, jingle all the way. Santa Claus is coming along, riding on a sleigh. Hey, jingle bell, jingle bell. आप सब लोग सोच रहे होंगे कि क्या क्रिसमस आ गया है या मैं पागल हो गया हूं? नहीं, ना क्रिसमस आया है ना ही मैं पागल हुआ, लेकिन एक ऐसी शख्सियत जिसको सहारनपुर में सेंटा क्लॉज के नाम से जाना जाता है, अगर वो आ रहा है तो ये गाना बनता ही है। जब सहारनपुर के जरूरतमंद बच्चों ने खाना मांगा, उसने खाना दिया। पानी मांगा, पानी दिया। शिक्षा मांगी, शिक्षा दी। वैसे इंसान को हम सेंटा क्लॉज ना कहें तो क्या कहें। सहारनपुर की एनजीओ क्रेजी ग्रीन और उड़ान के संस्थापक अजय सिंगल आज हमारे साथ हैं, खुल के बाद संदीप के साथ में। अजय जी, आपका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया संदीप सर। अजय भाई, कैसा लगता है जब आपको सेंटा क्लॉज का संबोधन मिलता है? अब से 2 साल पहले दैनिक जागरण ने, अमर उजाला ने खबर छापी कि 25 दिसंबर को सेंटा क्लॉज ऑफ सहारनपुर, उसमें 3 लोगों के नाम उन्होंने दिए थे, तो एक मेरा नाम भी था। तो मेरे लिए बड़े आश्चर्य की ये बात थी कि ऐसा हुआ। अच्छा लगा पहली बार सुना, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी इतना काम हम लोगों ने किया नहीं है कि हमें इस तरह के संबोधन से बुलाया जाए। मेरे ख्याल से तो जो आपने बात कही कि इतना काम अभी नहीं किया है हमने, तो ये शायद उसी परिभाषा का एक प्रकटीकरण है कि फलदार वृक्ष जो होता है वो उतना ही हम्बल होता है और उतना ही झुका हुआ होता है। काम आपका सहारनपुर क्या, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरा देख रहा है कि किस तरह से बच्चों को सहेज कर आप रखते हैं। तो ये कहना तो ठीक है, एक इंसान जो अच्छा होता है वो कभी भी इस बात का क्रेडिट नहीं लेता जो वो अच्छा करता है, लेकिन हाँ, दुनिया देख रही है आप किस तरह से काम कर रहे हैं। आज दुनिया के कोने कोने से आपसे संपर्क किया जाता है बच्चों को सहायता प्रदान करने के लिए, और मैंने तो ये सुना है कि इतनी सहायता आपके पास आ चुकी है, आती है कि कई बार वो खराब भी हो जाती है। तो क्या ये सच है? बहुत ये बात सही है कि हमारे पास बहुत सा ऐसा यूज सामान आने लगा है जो कि हमसे सहेजना वाकई मुश्किल होने लगा है। लेकिन कोई भी चीज हम लोग खराब नहीं करते, कभी भी नहीं करते। जैसे जितने भी कपड़े हमारे पास आते हैं वो हम सिर्फ इस बस्ती में ना बांट के, हम लोग शाकुंभरी देवी के आसपास के गांवों में हम लोग बहुत काम करते हैं। उसके अलावा हरिद्वार से लगे हुए जो वहाँ पे हमारे एक आदित्य मौर्य, एक हमारे वॉलंटियर हैं, वहाँ पे वन गुज्जर के साथ काफ़ी काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत सारा सामान ऐसे आता है, जैसे हमारे यहाँ जूते आते हैं, वो एक ही जोड़ी आ जाती है उसकी। हमारे यहाँ चूड़ियाँ, लोगों पुरानी चूड़ियाँ भेज देते हैं। हमारे यहाँ लोग एक्सपायरी बिस्किट्स भेज देते हैं। उस तरह का सामान भी हम खराब नहीं करते। एक्सपायरी बिस्किट है तो बराबर में एक बकरी पाली हुई है, एक में हम वो बकरियों को खिला देते हैं, चिड़ियों को खिला देते हैं। अच्छा, एक्सपायरी बिस्किट बकरियों पर उल्टा असर नहीं डालते? बकरियों पे मतलब उसमें ये होता है कि ऐसा लगता है हमें कि ऐसी चीज खराब नहीं होती, लेकिन एक समय के बाद ये माना जाता है कि ह्यूमन उसके लिए कंज्यूम करने के लिए ठीक नहीं है वो। ओके। तो क्योंकि बिस्किट में तो आटा ही है, लेकिन उनकी भी रिस्पॉन्स एक सरकारी एक लीगल उनकी प्रॉब्लम है कि उस पर लिखेंगे ये एक्सपायर है, वो बच्चों को नहीं देते हैं। इवन जो पुराने शूज आते हैं तो वो भी हम एक व्यक्ति है जो पुराने शूज काट के और उसके जो सोल होता है उसको यूज करता है, वो हम उसे दे देते हैं। हमारे पास लोग भरी हुई कॉपियां भेज देते हैं, वो हम रद्दी में बेचते हैं। तो खराब कोई चीज़ नहीं होती हमारे यहाँ। फटे हुए कपड़े हमारे यहाँ बहुत आते हैं, तो हम 6 महीने तक उनको रखते हैं अपने पास, और 6 महीने बाद हरिद्वार में गूंज है, ऋषिकेश में, तो गूंज को हम भेज देते हैं और गूंज उसकी दरिया बना देता है वहाँ पे। तो हमारे यहाँ एक भी कोई चीज़ अगर हमारे यहाँ आई है तो ऐसा कभी नहीं होता कि वो चीज़ खराब हम उसको कर दें। यानी उड़ान में पैसे से लेकर के किसी भी सामान का पूर्णतया प्रयोग होता है, वो निष्प्रयोज्य नहीं रह पाता है, पूरा यूज होता है। मैं आपको एक और मजेदार बात बताऊं। एक बार आशा मॉडर्न स्कूल ने हमारे पास लगभग 10 बहुत बड़े कार्टन, और वो पिछले 3 सालों की जितनी मैगजीन्स वहाँ पे स्कूल में आती होंगी वो सारी मैगजीन्स हमें भेज दी। देखा जाए हम 5वीं तक का स्कूल चलाते हैं तो मैगजीन हमारे किसी काम की नहीं थी,
तो या तो हम उन्हें रद्दी में बेचते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी और इतनी अच्छी थी मैगजीन्स की कि हमें रद्दी में बेचना अच्छा नहीं लगा। तो हमने ये ढूंढा कि ये कहाँ पे इस्तेमाल हो सकती हैं। तो हमने एक रविदास छात्रावास है देहरादून रोड पे, हम वो सारे के सारे बंडल उठा के रविदास छात्रावास में ले गए। वहाँ पे लगभग 70 बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं। हमने वहाँ पे पूरा फैला दिया उसको। हमने वहाँ पे बोला कि जिसको जो बुक चाहिए वो ले ले बुक। तो जब वो सारे बच्चे 70 के 70 बच्चों ने वो सारी बुक्स छांट ली तो हमारे पास मुश्किल से 30-40 किताबें बची थी जो उनके काम की नहीं थी। फिर जब हम उन्हें वापस समेटने लगे तो वहाँ के जो लाइब्रेरियन थे उन्होंने कहा आप ऐसा करो, रहने दो इन्हें भी, हम इन्हें अपनी लाइब्रेरी में डाल देते हैं और वहाँ पे जिसकी जो जरूरत की होगी ले लेगा। तो इस तरह से हम इस्तेमाल कर देते हैं। तो मुझे लगता है कई बार हमारी खासियत ही यही है कि हमने हर उस चीज को इस्तेमाल किया कि जो चीज किसी के लिए वेस्ट है हम वो ढूंढ लेते हैं कि कहाँ पे इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो जो इस्तेमाल हुआ वो उड़ान और क्रेजी ग्रीन जो आपकी संस्था है एनजीओ उसमें हुआ। अब हम जानना चाहेंगे कि अजय सिंघल क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कॉमन मैन हूँ बिल्कुल। बस मेरे में और जो साधारण लोगों में फर्क है वो ये है कि मैं इनिशिएटिव ले लेता हूँ, उसके अलावा कुछ फर्क नहीं है। वही सोचने का तरीका सब कुछ वही है। एनजीओ प्रारंभ करने का विचार कब मन में आया? एक्चुअली क्या हुआ, अब से लगभग 15 साल पहले एक हमारे फ्रेंड थे पूना में, और वहाँ पे वो एक बानेर हिल करके है वहाँ पे, और एक अनिल गायकवाड़ हैं, वो उस बानेर हिल को उन्होंने सोचा था कि अपनी पूरी लाइफ में मुझे इसको ग्रीन बनाना है। वो एक तरह से बंजर पहाड़ है, तो वहाँ पे वो उनके साथ काम करने लगा। तो एक बार उन्होंने उनसे बात कराई अनिल गायकवाड़ जी से हमारी। तो अनिल जी ने बोला कि भाई युवा लोग हो, हालांकि मैं 35 साल का था उस समय, उन्होंने कहा युवा लोग हो भाई और काम करना चाहिए, समाज को और देश को बड़ी जरूरत है। उनका कहने का वो जो अंदाज था ना, वो पता नहीं क्यों मुझे इतना दिल को लगा मेरे। उस समय मैं एमसीए कर रहा था, 2005 में मैंने एमसीए की, लगभग 2005-6 में। तो जो एमसीए के मेरे फ्रेंड थे उनके साथ हमने कहा चलो कुछ करते हैं, और बस इस तरह सिलसिला शुरू हो गया। अच्छा, यानी जो एनजीओ खोलने का विचार था वो आपका शादी के बाद हुआ, यानी शादी आपके पहले हो चुकी थी? बच्चे भी हो चुके थे। बच्चे भी हो चुके जी, थे। जी। तो ऐसे में पत्नी को समझाना कितना मुश्किल था, क्योंकि जब शुरुआती को इस तरह के कार्य होते हैं तो पूंजी घर से ही लगती है, बाहर से तो प्राप्त होती नहीं है। और घर की स्थिति में से, घर के खर्चे में से जब पैसा बाहर जाता है तो डेफिनेटली जो गृह लक्ष्मी होती है उसको कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी आती है। तो क्या उनको समझाने में कहीं कोई परेशानी आपके सामने आई? नहीं, जो मेरी वाइफ है माधवी, उसमें एक बड़ी कमाल की चीज है, वो ये है कि उसका माइंडसेट ऐसा है कि मैं जो भी कर रहा हूँ ठीक ही कर रहा हूँ। कि जब हमने ये काम शुरू किया तो उसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो मेरे साथ ही लग गई उस काम में। तो इतने हजारों काम ऐसे जब हम कुछ भी करने लगे, मानो मैं एक और बात बताता हूँ, मैं घर के लिए त्रिफला लेके आया। एक बार मैंने सुना त्रिफला बड़ा फायदा करता है, तो मैंने 2-3 दिन खाया और उसके बाद मुझे लगा यार मतलब टेस्ट इसका अच्छा नहीं है, तो मैं इसको नहीं खा रहा। फिर ऐसे 10-12 दिन बीत गए, तो मैंने फिर 10-12 दिन बाद कहा भाई वो त्रिफला दे आज मुझे, तो पता लगा वो रोज खा रही थी। ठीक है, तो उसका ये जो लाइफ के लिए एक रेगुलरिटी है या नियम है वो उसमें बहुत ज्यादा है। तो वो ये मानती है कि मैं कोई काम कर रहा हूं तो वो ठीक ही होगा वो। अच्छा, जब कोई एनजीओ एग्जिस्टेंस में आता है और आने के बाद जब वो रन करने लगता है, तो मैंने ये देखा है कि अक्सर एनजीओस के ऊपर वित्तीय अनियमितताओं को लेकर के आरोप बहुत स्पष्टतया लगते चले जाते हैं। और खास तौर पर इस तरह के तो बहुत आते हैं कि इनकम टैक्स को बचाने के लिए लोग दान करना चाहते हैं, और वो कहते हैं कि जी आप हमसे 10 लाख ले लीजिए और 8 लाख हमें वापस दे दीजिए और 2 लाख का हम कोई हिसाब नहीं करेंगे। तो ऐसे वाकयात आपके सामने आए? ऐसे हमारे साथ पास आए हैं कुछ लोग, ऐसे अननोन लोग कुछ इस तरह के आए कि जिन्होंने कहा कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है उनके पास, और 8-10 लाख नहीं करोड़ में वो लोग आए, और उन्होंने कहा 40% आप हमें दे दें, 60% में रिपोर्ट हम बनवा देंगे, सब काम हम करा देंगे, या 60 हमें दे दें। लेकिन हमने जिस समय ये सब कुछ शुरू किया था तो हम सब लोग जॉब में हैं या बिजनेस में हैं हम सब लोग, तो ये बहुत क्लियर हम लोगों ने बनाया था कि हम लोगों को सरकारी रूप से तो कुछ मदद लेनी ही नहीं है। सबसे पहला तो ये था। उसके बाद दूसरा ये था कि हमें किसी तरह की प्रॉपर्टी अपनी नहीं बनानी है। इवन मैं आपको बताऊं कि उड़ान जब शुरू हुआ और आश्रय फाउंडेशन हम पे एक तरह से नज़र रख रहा था कि काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और 2 साल नज़र रखने के बाद आश्रय फाउंडेशन ने हमें कहा कि वो एक जगह खरीदेंगे और हमें दे देंगे, उसके ऊपर हम बिल्डिंग बनाएं, कुछ भी करें उस जगह का।
तो तब हम लोगों ने आपस में बैठ के जब ये इसके ऊपर चर्चा की तो हमने कहा नहीं, जगह हम लोग अपने नाम से नहीं लेंगे। तो फिर वो जगह आश्रय फाउंडेशन ने अपने नाम से ली, उसके ऊपर फिर कंस्ट्रक्शन भी उन्होंने खुद ही किया। और अभी जो हम लोग जो हमारा मेन सेंटर है जहाँ पे हम बैठते हैं, बेसिकली वो आश्रय फाउंडेशन की बिल्डिंग है। अच्छा। तो उसी में हम सब कुछ करते हैं। तो ये सब चीजें हमने इस चीजों को स्ट्रिक्टली हम लेके चले। दूसरा, हमने कभी भी किसी के पास ये नियम बनाए, किसी के पास हम पैसे के लिए नहीं जाएंगे कभी भी। अगर हम सब लोग वेल सेटल्ड लोग हैं और हम उतना ही काम करेंगे जितना पैसा इकट्ठा हो हमारे पास, या जितना पैसा हम अपने से लगा सकें, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। तो अगर कोई भी इवेंट होती है तो हम एक व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, हम लोग फेसबुक पे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जितने उस पे जो लोग हमें उसके थ्रू जो माध्यम से जो लोग हमारे अकाउंट क्रेजी ग्रीन के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, वही हमारे लिए वो बजट होता है हमारा कि इस बजट में हमें काम करना है। तो इसके अलावा हम लोग मतलब कहीं पे नहीं जाते, कभी किसी के पास कोई हमने फंड रेजिंग एक्टिविटी नहीं की है आज तक। 15 साल हो गए हमें काम करते हुए। इसके अलावा हम किसी आदमी के पास जैसे लोग ग्रुप बना के चले जाते हैं, 5-10 लोगों का ग्रुप बना के कि चलो कलेक्शन कर लें किसी चीज के लिए, हमने नहीं कभी कलेक्शन किया इस तरह। अच्छा अजय जी, आपने अपने क्रेजी ग्रीन और उड़ान का जो बैनर है इस एनजीओ में कौन कौन से प्रोजेक्ट करें, क्या क्या काम करें, इस बारे में कुछ बताएंगे? ये एक बड़ा एक हमारे लिए, एक समाज के लिए बल्कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें ये चीजें सिखाई नहीं गई। तो जब हमने शुरू किया तो हमारे क्या सबके लिए ही रहता है कि पौधा लगा दो, किसी गरीब को खाना खिला दो। हमारे पास इससे ज्यादा कुछ हमारे पास सोच नहीं है इस चीज की ना। तो हम भी ऐसे शुरू हो गए, पौधे लगा दो। अब पौधे भी कौन से लगा दो ये भी किसी ने गाइड नहीं किया। वो जब चीजें हमने सीखी लोगों से मिल के, इंटरनेट पे पढ़ के कि पार्क में लगाना है तो कौन सा पौधा लगाना है, फिर हमने देखा कि एक ही पार्क में हर साल प्लांटेशन होता रहता है, तो पौधे चलते ही नहीं है। तो फिर हमने ये शुरू किया कि हम बड़े पौधे लगाएं। हमने 5-5, 6-6 साल के 15-15 फीट के पौधे हम पार्कों में लगाने लगे। तो उनका जो लाइफ था बचने का वो बहुत बढ़ गया। तो इस तरह हमने एक एक चीज पे काम किया। फिर हम जब एजुकेशन में आए तो हमने ये देखा कि जिस बस्ती में हम लोग काम करते हैं वो कबाड़ चूकते हैं बच्चे। तो वो प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला। अभी समस्या ये है कि समाज को ये सिखाने की जरूरत है कि कैसे हम लोग समस्याएं हैं उनको निपटारा करें। हम ऐसा हो सकता है गरीब लोग बहुत सारे हैं और वो सब काम कर रहे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं उन्हीं की मदद कर देते हैं। कई बार हमें समझ नहीं आता, हमें लगता है हमने मदद की, लेकिन उन्हें जरूरत नहीं थी मदद। तो ये चीज को समझना, बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है। तो अब हमने एजुकेशन में जब काम शुरू किया तो ऐसे शुरू किया कि कबाड़ चुगने वाले बच्चों के साथ काम किया। फिर हम जब हेल्थ में आए कि लोग अपना, हमने वहां देखा लोग इलाज ही नहीं करा रहे अपना पैसे की कमी के कारण। तो फिर तब हम हेल्थ में आए। फिर हमने सबसे पहले एक डिस्पेंसरी बनाई जिसमें एक MBBS डॉक्टर हमने रखा और 10 रुपीज पर डे में विद मेडिसिन वो रोज देखने लगे। फिर वहां से हमने देखा कि लोग जो है वो उस इलाज में काम नहीं होगा कि MBBS डॉक्टर उसका इलाज कर सके, स्पेशलिस्ट चाहिए उसको या उसको सर्जरी करानी है। तो हमने शहर के 30 डॉक्टर्स की एक टीम बनाई। अभी हमारी टीम में 32 डॉक्टर हैं। उन्होंने हम लोगों को ये ऑथराइज किया कि अगर आप हमें अपने लेटर पैड पे लिख के इस आदमी को दे देंगे तो हम उससे कंसल्टेशन फी नहीं लेंगे। तो अभी शहर के 32 लोग ऐसे हैं, 32 डॉक्टर ऐसे हैं जो हमारे लेटर पैड पे कंसल्टेशन फी नहीं लेते। तो हम रोज 5-6 लोगों को वो भी देते रहते हैं। फिर हमें आश्रय फाउंडेशन जुड़ा हमारे पास गुजरात से। उन्होंने हम पे विश्वास किया ये कि जो शहर के आईज के डॉक्टर हैं, अगर हम किसी को भी लेटर दे देंगे तो वो उसका निःशुल्क ऑपरेशन कर देगा हॉस्पिटल, और डायरेक्ट हॉस्पिटल को पैसा आश्रय फाउंडेशन दे देगा उन लेटर के उसके ऊपर। तो इस तरह हम लोग 100 से 150, 200 ऑपरेशन एक साल में करा देते हैं। तो उसमें क्या है कि हमें सिर्फ लेटर देना है। इस बात का स्ट्रिक्ट हम बिल्कुल रखते हैं कि वो आदमी वाकई जरूरतमंद है, उसके अलावा हम नहीं देते। बहुत सारे ऐसे लोग हमसे नाराज हो गए, हमें ये कहते हैं कि तुम लोग ज्यादा बड़े लोग हो गए भाई, कि उन्हें लगता है कि यार तुम्हारा क्या जा रहा है, सर्जरी करा दो यार हमारी, तुम्हें थोड़ी जेब से पैसे देने हैं। लेकिन वो उसके लिए सुपात्र नहीं है, तो हम नहीं देते। फिर वो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। अजय जी, एक इसी बात से एक प्रश्न निकलता है हल्का, एक लाइट मूड में, कि जैसे आपने हेल्थ के क्षेत्र में भी हैं, आप शिक्षा के क्षेत्र में भी हैं, आप बच्चों को खाने पीने एनवायरनमेंट के क्षेत्र में भी हैं आप, इसीलिए आपकी पसंदीदा अभिनेत्रियां भी 4 हैं। दीपिका पादुकोण भी आपको पसंद है, कटरीना भी आपको पसंद है, रेखा भी आपको पसंद है, और शायद प्रियंका चोपड़ा भी आपको पसंद है। तो
क्या एक जगह दिल नहीं टिकता आपका? और भी कई हीरोइन है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। ऐसी हीरोइन नहीं, अगर हीरो पूछे होते आपने तो वो भी मतलब जितने नहीं, जो हमें पता चला है हीरो भी आपने आमिर, अक्षय, अमिताभ बच्चन ये भी लिखे हुए हैं, तो यानी कहीं एक जगह पर आपका दिल नहीं टिकता, इससे ये तो बात पता चलती है। मुझे हर वो आदमी जो बहुत मेहनत करता है अपने करियर बनाने के लिए, जिस भी काम के लिए, वो उस जुनून को मैं हमेशा सलाम करता हूँ, क्योंकि मुझ में खुद है वो जुनून जी। तो इसलिए अच्छा, यानी दीपिका के आप ना तो हुस्न से प्रभावित हैं ना उसकी अदायगी से प्रभावित हैं, आप अगर प्रभावित हैं तो उसके काम करने के जुनून से प्रभावित हैं इन सब के आप। अच्छा, तो यानी मतलब फिर तो हम ये भी कह सकते हैं कि फिल्में भी शायद फिर नहीं देखते होंगे। फिल्में नहीं देखता मैं, नहीं देखते आप? बहुत ही कम। आप अब जाते हैं सहारनपुर में या देहरादून में, आसपास के शहरों में आपको कई जगह बुलाया जाता है, एक सेलिब्रिटी हैं आप खासतौर पर सामाजिक सेवा के क्षेत्र में, और मंच पर जब आप बैठते हैं अन्य विभूतियों के साथ, तो कहीं पर ऐसा लगता है कि हाँ मैं ही मैं हूं। क्या वो फीलिंग कहीं आती है? ये फीलिंग नहीं आई मुझे कभी। मुझे बल्कि मंच पर बैठ के मुझे थोड़ा सा घबराहट रहती है। मैं अभी तक उसको लेके बड़ा नॉर्मल नहीं हुआ। मैं बहुत बार बहुत से लोगों को चीज़ समझाना चाहता हूँ जो मैंने पिछले 15 साल में सीखी, क्योंकि ज़मीन पे काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कई बार लगता है कि मैं बहुत अच्छा वक्ता नहीं हूँ, बहुत अच्छे से चीज़ें उस तरह नहीं बता पाता जैसे मैं बता सकता हूँ। तो इसलिए मुझे कई बार बड़ा अच्छा फील नहीं होता। ऐसा भी होता है कि बहुत बार मैं कहीं मंच पे जाता हूँ तो वहाँ पे वो वाली ऑडियंस नहीं होती जो इस तरह की चीज़ें सुनने के लिए बेताब हो। अच्छा, आज अजय जी आप हमारे साथ हैं और आपने नए तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। इन प्रोजेक्ट्स को बनाना कितना मुश्किल होता है, या किस तरह से इसकी तैयारियां करनी चाहिए, इस पर काम करना चाहिए, ताकि और लोग जो कि समाज सेवा करना चाहते हैं उनको भी पता चले, उनको आसानी हो इन प्रोजेक्ट्स पर काम करने में? इस बारे में कुछ बताएंगे? जैसे मुझे ऐसा लगता है कि आदमी समाज सेवा क्यों करना चाहता है, सबसे पहले वो बैठ के इस बात को सोचे कि क्यों उसको जाना है सोशल उसमें। तो आदमी 2-3 वजह हैं जिनकी वजह से जाता है। एक तो जो मन को सुकून मिल रहा है उसकी वजह से जाता है, दूसरा पैसा कमाने के लिए जाता है, और तीसरा नेम एंड फेम के लिए जाता है। तो सबसे पहले तो बैठ के सोचे कि उसने क्यों समाज सेवा में जाना है। अगर वो वाकई सेवा के लिए उस क्षेत्र में जाना चाह रहा है तो उसका दिमाग उसको ऐसी हजारों चीजें प्रोवाइड कराएगा कि जो वाकई बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक नीडी पर्सन को वो ढूंढ भी पाएगा और वहाँ काम भी कर पाएगा। लेकिन अगर आप नाम के लिए इस वाले फील्ड में आना चाह रहे हैं या पैसे के लिए फील्ड में आना चाह रहे हैं तो फिर काम जो है वो सेकेंडरी हो जाता है, और तब काम में वही मजा खराब हो जाता है बस। अजय जी, गंभीर बातें बहुत हो गई, चलते हैं कुछ आपके बचपन की तरफ। कैसा था आपका बचपन? बचपन तो मेरा सामान्य बच्चे जैसा, कंचे खेलने, गुल्ली डंडा, छुपम छुपाई, लोहा लक्कड़, वही सब। और एक उम्र के बाद जब सीखने का जुनून चढ़ा तो फिर गिटार, माउथ ऑर्गन, जिम्नास्टिक की मैंने बहुत लंबे समय। अच्छा, और अब जब आप इस फेस में आ चुके हैं और आपको अगर मौका मिले अपने बचपन की किसी एक चीज को वापस लाने का, तो किस चीज को लाना चाहेंगे आप? पता नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा बेहतर अब जी रहा हूँ। अच्छा, बचपन में अब ज्यादा बेहतर महसूस करते हैं आप? तो चलिए, लेकिन हम क्योंकि खुलकर बात करते हैं और खुलकर बात में हम जिंदगी के सारे उन पहलुओं को छूने की कोशिश करते हैं कि जो आपने या तो ना छुए हों या छूना चाहते हैं। तो जैसा आपने कहा कि आपने जिम्नास्टिक्स खूब किया है, तो यानी खेल आपने खेले हैं, तो चलिए एक छोटा सा खेल यहाँ पर खेलते हैं आपके साथ, रैपिड फायर। मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछूंगा, आपको केवल हाँ या ना में जवाब देना है। मेरा पहला प्रश्न है, क्या अब भी आप बचपन की तरह चीनी के डब्बे से चीनी चुराते हैं? मैंने कभी चुराई नहीं। हाँ या ना? नहीं। क्या आप अब भी गली के कुत्तों के भौंकने से परेशान होते हैं? हाँ। होते हैं, यानी पहले नहीं होते थे। अच्छा, क्या अब आपकी धर्म पत्नी ने आपकी पिटाई बंद कर दी है? नहीं करी है। नहीं, देखिए, ये एक ऐसी साफ गोई बात कही आपने जो हर कोई मानता नहीं है इस बात को, तो उसके लिए भी दिल चाहिए होता है। चलिए, अच्छा, क्या आप अब एक बनियान 2 दिन तक बिना धोए पहनते हैं? हाँ, पहनते हैं। समय नहीं मिल पाता होगा काम में व्यस्त होने की वजह से। क्या आप अब भी सब्जी खरीदते समय फ्री का धनिया मिर्च मांगते हैं? नहीं।
नहीं मांगते? या सब्जी नहीं खरीदते? सब्जी खरीदता हूँ। सब्जी खरीदते, लेकिन फ्री का नहीं मांगते आप। क्या आपके खर्राटों की गति तेज हो गई है? और नहीं। आपको कैसे पता? घर वाले बता देते हैं। अच्छा, घर वाले बता देते हैं आपको, ठीक है। अच्छा, क्या अजय सिंघल पेस्ट करते समय टूथपेस्ट जो नीचे गिर जाता है वॉश बेसिन में, उसको ब्रश पे उठा के फिर से लगाता है या उसको जाने देता है? नहीं, कभी नहीं। क्या पेस्ट ही नहीं करते? नहीं, कभी नहीं उसको लगाते दोबारा। अच्छा, जो चला गया सो चला गया, इतना दिलदारी है अजय सिंघल के अंदर कि निकल गया तो निकल गया, ठीक है। लंगरों से खाना लाकर खाता है अजय सिंघल? कभी नहीं। कभी नहीं। लंगरों में जाकर खाता है कभी? बिल्कुल खाता। अच्छा, वहां जाकर खाते हैं, लेकर नहीं आते कभी। क्या अब आपने मेरा मजाक उड़ाना बंद कर दिया है? नहीं, वो कभी नहीं करूंगा। वो कभी नहीं करेंगे, ऐसा क्यों? ये अपनी अंडरस्टैंडिंग है। तो ये था रैपिड फायर, और जिसमें अजय सिंघल जी मेरे हिसाब से 100 में से 100 नंबरों से पास हुए हैं। अजय जी, रैपिड फायर गेम में तो आप 100 में से 100 नंबरों से पास हुए हैं, लेकिन आपके ऊपर एक आरोप है कि एनजीओ से कमाए हुए पैसे से आपने अपनी बेटी की एमबीबीएस की फीस भरी है। कितनी सत्यता है इस बात में? बहुत बड़ा झूठ। एक्चुअली ये चीजें, अब क्या कहूँ इन चीजों के बारे में। मुझे ऐसा लगता है जब मैं 12th में था तो सब लोग जब काली साइकिल चलाते थे ना, तो मैं वो रेसिंग साइकिल चलाता था, वो हैंडल मुड़ी हुई जो होती है। 95 में मैंने बाइक ली, तो मेरे पूरे ऑफिस में एक बाइक थी बस। 92 का स्टाफ था, सब स्कूटर चलाते थे। 29 की एज में मैंने मकान बनाया। 2003 में जब मैंने कार ली तो मेरे किसी दोस्त के पास गाड़ी नहीं थी। तो मेरा लाइफ का जो प्लान था वो बहुत अच्छे रहे। मैंने मेहनत बहुत ज़्यादा की। जब पंखुरी बहुत टॉपर लड़की रही हमेशा से, जब इसका एमबीबीएस में नहीं हुआ, जबकि उसकी ऑल इंडिया रैंक 6000 थी बस, और एमबीबीएस नहीं मिला, तो मेरे जो ब्रदर हैं बड़े, वो यूएसए में हैं, उन्होंने कहा कि एमबीबीएस ही कराना है। हालांकि उसका बीडीएस में सिलेक्शन हो गया था महाराष्ट्र में, लेकिन एमबीबीएस के लिए पैसा नहीं था। अच्छा ये था कि उस साल गवर्नमेंट ने डोनेशन जो थी प्राइवेट कॉलेजेस में वो बंद कर दी थी, सिर्फ फीस देनी होती थी, और फीस थी बहुत ज़्यादा। फीस है मेडिकल कॉलेज की 11.5 लाख रुपए, और 1.5 लाख रुपए हॉस्टल के। तो 13 लाख रुपए का एक तरह से हर साल अरेंजमेंट करना था 4 साल तक। तो भाई ने कहा जितना तू कर सकता है कर, और मैं यहाँ से मदद करूँगा। तो फिर वो भी थोड़ा अजीब लग रहा था कि भाई इतना पैसा दे। तो फिर हमने पूरी प्लानिंग की। तो ये प्लानिंग हुई कि 4 लाख रुपए मैं दूंगा, 4 लाख बैंक से लोन लेंगे, और 4 लाख रुपए मेरा बड़ा भाई देगा। और इस तरह पंखुरी की एजुकेशन का प्लान किया गया। यानी आरोप 100% जो है वो बिल्कुल गलत है, झूठा है, कहीं से कहीं तक कोई उड़ान का ना हम लोग कोई एक चीज भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। कहने वाले तो कुछ भी कहते हैं। ये आरोप तो हम लोग 15 साल से शायद झेल रहे हैं। यानी अजय सिंघल उड़ान में आया हुआ बच्चों का एक भी बिस्कुट नहीं खाता है। अब बिस्किट का क्या है, बिस्किट तो हम कम खाते हैं। अच्छा। लेकिन जैसे कि आता है खाना आता है ना, या फ्रूट्स आते हैं, तो क्या होता है कि खाना 150 बच्चे हमारे यहाँ जनरली रहते हैं, 170-80 भी रह जाते हैं। तो वो 170-80 बच्चे खाना खा लिया, उसके बाद कई बार क्या होता है मिर्च खाने में ज्यादा है, या खाना बच्चों को मजा नहीं आया उस दिन, तो खाना बच जाता है। हालांकि जो है कमल भाई यहाँ हमारे यहाँ खाना भेजते हैं, वो थोड़ा सरप्लस ही भेजते हैं हमारे यहाँ। और उसी समय क्या होगी, वॉलंटियर भी हैं, और 2-2, 3-3 घंटे से वॉलंटियर काम कर रहे हैं। तो हम खाना जब बच्चे खा लेते हैं, उसके बाद हम टीचर्स से पूछते हैं कि किसी को खाना खाना है क्या। अगर टीचर्स भी खाएं या ना खाएं, फिर हम वॉलंटियर से पूछते हैं कि भाई किसी को खाना खाना है तो खाना खा ले वो। और उसके बाद जो बच जाता है वो फिर हम वहाँ बांट देते हैं। कुछ परिवार हमें पता है जो कि थोड़ा सा वैसे हैं, या जो बच्चे कुछ कहते हैं कि हमें दाल दे दो या रोटी दे दो, कुछ भी, तो उन्हें दे देते हैं खाना। वो ऐसे रहता है। बिस्किट अगर बांटने के लिए आती हैं, वो बच जाती हैं, वो नहीं, हम उसको वो नहीं करते, वो अगले दिन फिर बांटने में काम आ जाती हैं। लेकिन जो फ्रूट्स आ जाते हैं और फिर बच गए तो फिर वॉलंटियर खा लेते हैं। मुझे इसमें कोई वो भी नहीं लगता। जो आदमी 4 घंटे से वहां पे काम कर रहा है, तो वो आदमी अगर उसमें बचा हुआ में से कुछ खा लेता है, तो वो मुझे पर्सनली ऐसा लगता नहीं कि उसमें कोई आपत्ति होनी चाहिए या कुछ भी। अच्छा, आपके ऊपर एक आरोप ये भी है कि आप एक निश्चित राजनीतिक सोच भी रखते हैं, और जिस तबके के लिए आप काम करते हैं वो तबका ऑलमोस्ट उस राजनीतिक सोच से बिल्कुल विपरीत सोच का तबका है।
तो ये समस्या कहीं आती है वहां पर जब आप? नहीं, कोई समस्या नहीं आई और मेरी राजनीतिक सोच कभी नहीं रही। हुआ क्या कि जब हम एक स्लम में काम कर रहे पिछले 10 सालों से, 2011 से 10 से हम लोगों ने शुरू किया, 10-11 से 2014 में जो अब प्रेजेंट सरकार है ये वहां पे आई और उसके बाद क्या हुआ, उस बस्ती में एक चेंज आया क्योंकि मैं लोगों के घरों में जाता था, वहां पे चाय में पीता था कई बार बैठ के उनके साथ, या और कई सारी समस्याएं उनकी देखता था कैसे क्या चलता है। लेकिन अचानक क्या हुआ कि लोगों को जो उज्ज्वला योजना की गैस मिलनी शुरू हुई, लोगों को वहां पे गैस सिलेंडर मिलने शुरू हुए, तो तब मैंने ये महसूस किया कि कैसे आदमी का जीवन बदलता है। धुएं भरे घर जो थे वो एकदम से क्लीन हो गए। वो वाली चीजें कि बच्चे जैसे हम स्कूल खोलते थे तभी लेडीज आ जाती थी लड़कियां कि स्कूल का टॉयलेट यूज कर लें क्या वो, क्योंकि अभी दिन है तो वो नाले के पास जा नहीं पाएंगे टॉयलेट के लिए। घर में ज्यादातर लोगों को टॉयलेट नहीं है। फिर जब टॉयलेट बनने शुरू हुए तो वहां पे 2 जो है वो सामुदायिक टॉयलेट बने, ठीक है ना, तो वो उनका प्रॉब्लम दूर हुआ। फिर लाइट जैसे किसी के घर में नहीं थी तो वहां पे 2 सोलर लाइट लगी उस बस्ती में। तो वो चीजें मैंने खुद से देखी, मैंने खुद से देखी। तो अब जब मैं इन योजनाओं की तारीफ करता हूँ तो फिर वो कहते हैं कि तुम एक राजनीतिक सोच रखते हो। जिस तबके के लिए आप काम करते हैं वहां से कभी धोखा मिला? कोई धोखा, मैं उसे धोखा नहीं कहता, मैं उसे कहता हूँ कि वो कई बार मेरी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे। अच्छा। और मैं अगर उनकी तरफ से सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि वो मुझे कैसे देखते हैं कि ठीक है अजय सर आते हैं यहाँ पे, ये मेरी मदद करते हैं हमारी। लेकिन एक और चीज है कि वो ये भी सोचते होंगे, मैं सोचता हूँ, ये बात उन्होंने कभी कही नहीं मुझे, लेकिन मैं सोचता हूँ कि वो ये भी सोचते होंगे कि जब ये लड़का यहाँ पे आया था 10 साल पहले तो एक मंदिर की छत पे दरी बिछा के ये बच्चों को पढ़ाता था, इसके पास कुछ नहीं था उस समय, ठीक है। आज की डेट में 3 मंजिला बिल्डिंग में इनका सेंटर बना हुआ है, उन्हें नहीं पता कि वाशरे फाउंडेशन का है, ठीक है ना। उन्हें ये दिखता है कि इनके पास लैपटॉप भी है, इनके पूरा भरा हुआ है, बेंच है, म्यूजिक सिस्टम है, माइक है, सब कुछ है। वो मुझे इस नजर से देखते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग फायदा उठाने हमसे, कुछ फायदा हम उनका करते हैं, उसके बाद भी वो कह देते हैं अरे 100 कमाए होंगे तो 50 हम पे भी लगा दिए तो क्या लगा दिया, ऐसे लोग होते हैं। लेकिन मैं उसको मतलब शुरू में मुझे बड़ा फ्रस्ट्रेशन होती थी इस बात से कि यार मतलब इतना हम लोग मदद करते हैं इन लोगों की, उसके बाद भी ऐसे आरोप हम पे लगा देते हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो बड़ा नजरिए का फर्क है, बस कुछ नहीं। एक और रीजन होता है कि हम कई बार जिन लोगों की मदद करते हैं हम उनसे एक्सपेक्ट करने लगते हैं, खुद ही एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि नहीं इसकी मदद की है, ये तो हमारे सपोर्ट में खड़ा होगा। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है ना, ये समस्या करती है। हमने ये चीज पहले 3-4 साल में सीख ली थी कि जिसकी हमने मदद की हमने कभी एहसान नहीं जताया उसका, बस खत्म। आपका जो एक कारवां बना, ये अकेले का तो काम नहीं था, कुछ लोग भी इसमें आपके साथ रहे होंगे जरूर। तो वो कौन कौन लोग हैं आपकी? जैसे क्या हुआ कि शुरू में सबसे संजय नागपाल जो है, जो और मेरा बचपन का मित्र है, वो हम 2nd 3rd से इकट्ठा पढ़े साथ में, वो उसके साथ बैठ के चर्चा हुई कैसे हम लोग कुछ काम कर सकते हैं। फिर नितिन शर्मा है, वो भी तभी के थे हमारे साथ। फिर एक शौरित शर्मा हमारे साथ जुड़े, फिर अमल गर्ग दिल्ली से जुड़े हम लोगों के साथ, प्रतीक मणि त्रिपाठी जुड़े, आदित्य मौर्य हैं हरिद्वार से। तो एक टीम बनी काम करने वाले लोगों की, ठीक है। और फिर जब काम करने वाले लोगों की टीम बन गई और काम होने लगा तो उस काम के होने से रिसोर्सेज जनरेट होने लगे। हमारे साथ ऐसे 50-100 लोग जुड़े हुए हैं जिनका कहीं नाम नहीं आता, कुछ नहीं आता, लेकिन वही असली रीढ़ की हड्डी जो होता है ना किसी उसकी, मतलब जस्ट हम व्हाट्सएप मैसेज करते हैं कि भाई हम ये करने जा रहे हैं और अचानक उनके मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है हम लोग अकाउंट में इतना पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं या ये चीज ट्रांसफर कर रहे हैं, इसमें हम भी पार्टिसिपेट करेंगे, तो वो काम होने लगते हैं अपने आप ही। तो जो हमारा बेसिक थिंक टैंक है वो ये वाला है, जो सारी चीजें प्लान करते हैं या कुछ भी करते हैं। तो एक उमेश भटेजा मैम थी, अभी उनकी डेथ हो गई, वो बड़ा हुआ, तो ऐसे सब कुछ चीजें। और एक बात और बताऊं, मैं ऐसे लोगों के नंबर दे सकता हूं आपको जिन्होंने हमें कहा कि 50,000 डोनेशन देनी है, हम देना चाहते हैं, कुछ काम कर लो आप, हमने उनको रिफ्यूज कर दिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो मैं बताऊं आपको कि हम लोग एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं आनंदन के नाम से, जो कि 60 साल से ज्यादा के लोगों के लिए रिक्रिएशन सेंटर्स का